हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं शैलेश कुमार और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ये मुद्दा आप आईआर से रिलेटेड कर सकते हैं। ये हिंद महासागर में भू राजनीति के ऊपर केंद्रित होगा, यानी जियो पॉलिटिक्स इन इंडियन ओशन। जैसा कि आप सुनते हैं, देखा जाता है कि हिंद महासागर में कहा जा रहा है कि फिर से जो शक्तियां हैं वैश्विक, उनका जमावड़ा हो रहा है और हिंद महासागर में फिर से एक उबाल आ रहा है। यहाँ उबाल का मतलब ग्लोबल वार्मिंग से नहीं है, हालांकि वो एक अलग मुद्दा है, ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा तो है ही है, लेकिन यहाँ हिंद महासागर की राजनीति में जब उबाल की बात की जाती है तो इसका मतलब कि यहाँ कहीं ना कहीं कि शक्तियों का होड़ फिर से बढ़ रहा है। तो चलिए आज देखते हैं कि इसके एस्पेक्ट को। पहले आप देखिए मेरे पीछे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये हिंद महासागर की स्थिति आपको नजर आ रही है। और इसमें आप अगर देखें हिंद महासागर के हम विस्तार की अगर बात करें तो हिंद महासागर का जो उत्तर में विस्तार है वो लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्या कह सकते हैं आप, लगभग उत्तर में लगभग 25 डिग्री 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक, यहां तक अगर आप बात करेंगे, इसी से जुड़ा हुआ ये फारस की खाड़ी है, तो ये लगभग 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक जाता है। यानी उत्तर में ये सागर एक बंद महासागर है और स्थल खंड से घिरा है। ये अन्य महासागरों से इसलिए काफी अलग है और ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। जैसे सबसे ज्यादा प्रशांत, फिर अटलांटिक और तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है। तो उत्तर में इसकी सीमा, जैसा मैंने कहा, कि लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। इसी से यहां हारमुज जल संधि, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं हारमुज जल संधि, यही है हारमुज जल संधि। हारमुज जल संधि जो आप देख रहे हैं, तो हारमुज जल संधि से होते हुए ये फारस की खाड़ी से लगा हुआ है, जो लगभग इधर 30 डिग्री उत्तरी के आसपास जाता है। इसकी हिंद महासागर की जो ये पश्चिमी जो सीमा है, पश्चिमी सीमा अगर आप चले आएंगे तो पश्चिमी सीमा जो आप इधर देखें, ये लगभग 19 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, लगभग 19 डिग्री 11 मिनट पूर्वी देशांतर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड के द्वारा निर्धारित होती है। और इसकी अगर आप इस पूर्वी सीमा की बात करें तो पूर्वी सीमा इसकी लगभग, इधर आप आएंगे तो लगभग 146, लगभग नियर अबाउट लगभग 146 डिग्री ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर के द्वारा निर्धारित होती है। हिंद महासागर दक्षिण में आप देख रहे हैं कि इसकी चौड़ाई ज्यादा है और उत्तर की तरफ ये सकरा होता जा रहा है। उत्तर में ये दो भागों में बंट गया है, एक बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर, और इन दोनों विभाजन के बीच सबसे प्रमुख है भारत की, यानी अपने भारत, हमारे भारत की ये जो प्रायद्वीपीय स्थिति है। ये अब इस प्रायद्वीपीय स्थिति में आप देखेंगे कि भारत को इसका बड़ा एक प्राकृतिक लाभ मिला हुआ है। यानी हिंद महासागर नाम भी अगर आप देखें तो एक ऐसा बड़ा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, वो है हिंद महासागर, जो अपने आप में बताता है कि ये कितना ज्यादा हमसे भौगोलिक तौर पर कितना ज्यादा हमारे ये करीब है, ये आप कह सकते हैं। तो इसकी चाइना बड़ा विरोध भी करता रहा है, वो उसको नागवार गुजरता है कि हिंद के नाम पर इसका, हिंद महासागर इसका नाम रखा गया है, लेकिन आप जान रहे हैं कि उसका अपना एक अलग, जो पूरी तरह से एक अलग उसका एजेंडा है, वो चलता रहता है। अभी समझाते हैं। तो पहले तो हम लोगों ने ये देखा कि आखिर भौगोलिक स्थिति क्या है, क्योंकि जब आप जियो पॉलिटिक्स जैसे शब्द भू राजनीति को समझते हैं तो उसमें राजनीति से पहले आपको दो शब्द हैं, भू और राजनीति। तो आपको पहले भौगोलिक स्थिति को आपको समझना होता है। तो जैसे आपने उसमें देखा भौगोलिक अवस्थिति, तो अब इसके साथ यानी आपने इतना तो समझ लिया कि भारत के नाम पर इसका नाम है और भारत की जो प्रायद्वीपीय स्थिति या भारत की जो रेखा है, तटरेखा है, भारत की जो कुल तटरेखा है, जो पहले आप जानते थे करीब 7516.6 किलोमीटर की थी, एमएचए ने उसको रिवाइज किया है। आप देखिए अभी फिर से जो जारी किया है, नवीनतम तकनीक के आधार पर किया है। जो तटरेखा पहले हम एक बेस लाइन बनाकर बहुत आंतरिक भागों को नहीं जोड़ते थे, अब कोई इनलेट हो गया, क्रीक हो गया, एस्चुरी हो गया, सब उसको भी जोड़ा जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि वर्तमान में ये 7516 नहीं बल्कि 11,000 किलोमीटर जो नई है, 11,000 किलोमीटर से कुछ अधिक इसकी सीमा हमने देखा है, रिवाइज होकर आई है। तो हमारे लिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है। अब इसके साथ आप देखिए कि ये जो हिंद महासागर क्षेत्र है, हिंद महासागर क्षेत्र
मुख्यतः 3 शक्तियों का जमावड़ा आपको यहां मिलेगा। एक तो भारत से आप देखिए जुड़ा ही है, दूसरे चीन का बढ़ता प्रभाव इस पर भारत के लिए बहुत चिंता का सबब है, और तीसरा आप देखिए कि इस क्षेत्र में अमेरिका अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है, उस स्थिति को बनाए रखना चाहता है जिससे भारत और चीन और बाकी इस पूरे क्षेत्र में आप कह लीजिए कि जो शक्तियों का संतुलन है वो स्थापित हो सके। अब इसमें एक बात और आपको दिखाना है, हम आपको अभी विभिन्न पोर्ट बंदरगाहों के माध्यम से दिखाएंगे कि कौन कौन, बहुत सारे ऐसे देश, खासकर चीन, भारत और अमेरिका के संदर्भ में, उसमें चीन और भारत की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर देखा जाए तो। हालांकि उसको बैलेंस करने के लिए अमेरिका की भी कहीं न कहीं आवश्यकता न चाहते हुए भी कई बार पड़ने लगती है। तो आप देखेंगे कि कौन कहाँ क्या अपना विकास कर रहा है, कौन सा नौसैनिक अड्डा या कहाँ बना रहा है, उसको आप देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखें तो ये जो पूरा क्षेत्र है, ये केवल महासागर जो है वो केवल आप देखिए संसाधन की ही दृष्टि से नहीं, यानी रिसोर्स की बात आप करें तो रिसोर्स के दृष्टि से, और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे एंगल हैं, एक एक करके हम बात करेंगे। तो यहां ये जो हमारा पूरा क्षेत्र है इसमें रिसोर्स के दृष्टि से, क्योंकि लगातार आप देखिए ब्लू इकोनॉमी की बात आप कर रहे हैं, ब्लू इकोनॉमी की आप लगातार बात कर रहे हैं, और ये वर्तमान में स्थल पर संसाधन तो लगभग हमने समाप्त कर दिया है, सागर में संसाधन का दोहन हम तेजी से कर रहे हैं। तो चाहे इस संदर्भ में, चाहे आप देखिए ये पूरी तरह से एक ट्रेड वे के माध्यम, आप देखिए ये ट्रेड जो है, जो ट्रांसपोर्ट या ट्रेड वे जो है उसके रूप में भी आप अगर आप देख लीजिए तो दुनिया का सबसे प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र भी है, सबसे प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र आप देख रहे हैं। यहां से अभी हम इसको दिखाएंगे कि यहां से होते हुए लाल सागर होते हुए, यहां अदन खाड़ी होते हुए आप देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण, यानी चाहे इस पूरे आप देखें पश्चिमी एशिया से व्यापारिक मार्गों की बात हो, चाहे आप देखिए यूरोप से ये स्वेज नहर वाला हिस्सा आप देखते हैं, यहां है स्वेज नहर वाला हिस्सा, स्वेज नहर होते हुए फिर लाल सागर होते हुए अदन की खाड़ी से होते हुए आए, और यहां से होते हुए ये चाहे आप इस हिस्से को देखें मलक्का जल संधि, ये वाला जो हिस्सा है जिसको आप मलक्का स्ट्रेट के नाम से जानते हैं, मलक्का, यहां से होते हुए ये पूरी तरह से ये जो हिस्सा है आपका जिसको आप साउथ चाइना सी, ये पूरा साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी होते हुए ये पूरे, चाहे जो इसमें दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं, आसियान के देश, चाहे इधर फिर आप चीन और आगे बढ़ते हुए जापान तक चले जाइए, तो ये पूरा जो हिस्सा है ये प्रमुख व्यापारिक मार्ग भी है और दुनिया का सबसे प्रमुख व्यापारिक मार्ग है आप ये कह सकते हैं, जिसमें यूरोप से, अफ्रीका से, एशिया से, इसमें बड़े स्तर पर, इसके साथ साथ इधर देखिए आप ये किनारा ऑस्ट्रेलिया का है, तो इनसे बड़ा व्यापारिक मार्ग, दुनिया का बड़ा व्यापारिक मार्ग है और व्यापार अर्थ से सीधा जुड़ा हुआ है। तो व्यापारिक मार्गों की जो सुरक्षा या उस पर जो प्रभाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अभी आप आगे देखेंगे कि चूंकि मलक्का जल संधि देखिए ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ भारत का जो अंडमान निकोबार जो नावल बेस है भारत का, यहाँ ये इतना करीब है कि जब भारत चाहे तो इसको चोक कर सकता है, और ये डर हमेशा चाइना को सताता है। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि आप देखेंगे कि इसका विकल्प, इसके तोड़ के रूप में चीन लगातार एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी, भी हम लोग बात करेंगे चीन की, जो चीन आप देख रहे हैं उसमें स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी के नाम से, ये मोतियों की माला आपने सुना होगा, पॉलिसी के नाम से लगातार भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। ठीक, वर्तमान में लगातार अपने नौसैनिक बेड़े को और भारत के संदर्भ में भारत को घेरने के लिए छोटे छोटे जो देश हैं, यानी हिंद महासागर में इस समय ऐसी स्थिति आ गई है कि बड़े देश, यानी जो ट्रायंगल है, त्रिकोण है, भारत का, चीन का और अमेरिका का, उसको छोड़िए, अमेरिका कैसे कैसे मैं बार बार नाम ले रहा हूं, यहां किस रूप में है उसको भी आपको डियागो गार्सिया की चर्चा में करूंगा, लेकिन इन त्रिकोण के साथ साथ जो छोटे छोटे देश हैं द्वीपी, उनका भी महत्व बहुत बढ़ गया है, वो भी काफी उछलने लग रहे हैं, क्योंकि उनको एक प्रकार से देखिए कह लीजिए कहीं न कहीं कि चूंकि उनको एक लाभ के संदर्भ में यूज किया जा रहा है, उनको पैसा दिया जा रहा है, एक प्रकार से कह लीजिए कहीं न कहीं चाइना की जो नौ उपनिवेशवादी टाइप की जो एक रणनीति है,
जो इसकी नीति है वो उससे उनको पैसा देकर उनको अपने अधिकार में करना, वहाँ पोर्ट का विकास करना और भारत को घेरने का एक प्रयास है, जिसमें श्रीलंका, मालदीव जैसे देश, मालदीव का हालिया आपने देखा भी होगा भारत के खिलाफ वहाँ के मोइज्जू जो राष्ट्रपति थे काफ़ी कुछ उन्होंने बोला, क्योंकि वो पूरी तरह से भारत विरोध पर ही जीते हुए हैं। तो बात करते हैं चीन से, जो श्रीलंका से हमारे रिश्ते पहले से काफ़ी ज़्यादा खराब हुए हैं, आप वो भी जानते हैं, हालांकि उसमें भी सुधार भी हो रहा है। बांग्लादेश की जो वर्तमान स्थिति है आप जान रहे हैं एकदम भारत विरोधी है, तो वहाँ जो उनका जो हित है चाइना का वो काफ़ी कुछ सध सकता है। बाकी हमारा पड़ोसी आप जान रहे हैं पाकिस्तान, वो पूरी तरह से चाइना की सरपरस्ती पर ही सब कुछ उसका निर्भर है। तो बहुत सारी बातें, लेकिन हमारे भी जो कुछ एलाइज हैं, हम भी कहाँ कहाँ क्या जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। तो मतलब एक तो आप देखिए रिसोर्स बेस्ड, हमने कहा ब्लू इकोनॉमी के दृष्टिकोण से, उसके अलावा हमने कहा ट्रेड वे बहुत महत्वपूर्ण जो है ये संदर्भ में, और उसके बाद स्ट्रेटेजिकली जो आप देखिए सामरिक संदर्भ में स्ट्रेटजी बेस्ड जो है सामरिक दृष्टिकोण से, और बैलेंस ऑफ पावर जो आप कह सकते हैं, कहीं न कहीं जो बैलेंस ऑफ पावर है, बैलेंस ऑफ पावर उस दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत को बहुत चौकन्ना रहना होगा। तो हमने आपको इसकी भौगोलिक अवस्थिति की बात की, भारत के विशेष प्रभाव को उसमें दर्शाया, और जो तटवर्ती क्षेत्र हैं अब आप एक एक करके आपको दिखाते हैं। आइए एक दूसरे फिगर के माध्यम से यहां हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार, देखिए जैसे अब आप ये पूरा हिस्सा देख रहे हैं, यहां देखिए ये है डियागो गार्सिया देख रहे हैं, डिएगो गार्सिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो डिएगो गार्सिया है ये अमेरिका और ब्रिटेन का एक नेवल बेस है, जो पूरे हिंद महासागर में अपना प्रभाव जमाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले इस पर पूरी तरह से ब्रिटेन का प्रभाव था, जब ब्रिटेन यहाँ से गया, तमाम उपनिवेश उसके हटे, खासकर भारत जैसे देशों पर नियंत्रण उसका कम हुआ, तो वो अमेरिका एक पावर के रूप में उभरा बाद में, तो उसको उसने सौंप दिया। तो अमेरिका और ब्रिटेन का एक संयुक्त नावल बेस है। डियागो गार्सिया में आपने देखा ये पूरी तरह से आपने भी देखा होगा कि चैगोस आइलैंड, चैगोस जो द्वीप समूह है उसके लिए समझौता हुआ। चैगोस जो पूरा द्वीप समूह है उसी का एक हिस्सा ये डियागो गार्सिया भी है, और ये द्वीप समूह मॉरिशस का किसका हिस्सा है? मॉरिशस का भाग है। तो अभी आपने देखा कि बाकी तो अमेरिका, ब्रिटेन, खासकर ब्रिटेन ने बाकी सारे द्वीपों को सौंप दिया, अभी समझौता हुआ, सौंप दिया किसको? मॉरिशस को, मूल देश को। लेकिन डियागो गार्सिया पर अमेरिका ने नियंत्रण अपना छोड़ा नहीं है। लगभग 99 वर्ष के लिए कहा जा रहा है ना, लीज पर ही सही, यानी अभी भी पूरी तरह से यहाँ इस क्षेत्र से अपना हटना, क्योंकि हटना भी नहीं चाहेगा। हटेगा तो चाइना का प्रभाव, भारत का प्रभाव बढ़ेगा, खासकर उसको इन दोनों से, विशेषकर इस समय चीन से उसको बहुत ज़्यादा क्या है तकलीफ हो सकती है। तो यहाँ उसका प्रभाव यूएसए का, किसका प्रभाव? यूएसए का प्रभाव, ब्रिटेन का प्रभाव यहाँ बना हुआ है, एक प्रकार से कह लीजिए नियंत्रित करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है इसकी कहानी। और इसके साथ साथ आप देखें अलग अलग, यहां भारत के संदर्भ में आप देखिए कि भारत और चीन, अब चीन भारत को देखिए घेर रहा है, क्योंकि भौगोलिक तौर पर भारत मजबूत है। तो चीन क्या कर रहा है उसको आप देखिए, जैसे चीन अलग अलग देशों से, जैसे चिटगांव आप देख रहे हैं, चिटगांव ये बांग्लादेश, चिटगांव बांग्लादेश, चीन अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। चीन वहां कोको बंदरगाह म्यांमार का आप देखिए, कोको सितवे पर, म्यांमार पर भारत अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। भारत की बात करेंगे लेकिन उससे पहले चीन। तो चिटगांव हो गया चीन का प्रभाव, कोको बंदरगाह जैसे कोको आप कह लीजिए, कोको म्यांमार चीन का प्रभाव, हम्बन टोटा यहां आपको दिखाई दे रहा होगा, चीन का प्रभाव, चीन अपना विकास पूरी तरह से कर रहा है। मालदीव आजकल पूरी तरह से एकदम उसके पीछे लगा हुआ है, पूछिए मत, चाइना का राग आलाप रहा है यहाँ के राष्ट्रपति, भारत विरोधी तमाम चीज़ों पर, हालांकि उनको नुकसान भी उठाना पड़ा कुछ उसका। तो मालदीव पर देखिए चीन अपना लगातार विकास कर रहा है। यहाँ ग्वादर आपने नाम सुना होगा, पाकिस्तान का जो ग्वादर बंदरगाह है उस पर अपना लगातार, जिबूती पर भी उसने अपना एक अड्डा, चीन ने जिबूती पर अपना एक अड्डा बनाया है। जिबूती हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक देश है, और यहाँ से देखिए जो सेज नहर होते हुए जो व्यापारिक मार्ग आता है, इस पर बहुत महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में वो, तो यहाँ भी है। अब आप देखें कि इसके अलावा यानी इस लगातार प्रभाव चीन का है। भारत क्या कर रहा है? भारत देखिए उसके काउंटर उसको करने के लिए चाबहार बंदरगाह जो ईरान है उस पर देखिए लगातार उसका विकास कर रहा है, मिल भी गया बहुत सारे उठापटक के बाद फाइनली भारत को। इसके अलावा आप देखेंगे जो सितवे जो बंदरगाह है, सितवे म्यांमार का, भारत उस पर अपना प्रभाव देखिए लगातार बढ़ा रहा है। इसके साथ साथ श्रीलंका के उत्तरी हिस्से से भी भारत का समझौता हुआ है, कहीं कहीं श्रीलंका
पूरी तरह से भारत से एकदम विरोध नहीं कर सकता। बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो भारत पूरी करता है और उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम है भारत से कुछ सामान लेने में, चाइना से बहुत ज़्यादा है। तो फिर भी यहाँ एक बैलेंस की स्थिति हो रही है। हम इसके साथ साथ यहाँ जो आप देखिए जो ओमान है, ओमान पर भी हम अपना प्रभाव बना रहे हैं, वहाँ भी कुछ विकास का हमारा कार्यक्रम है। इसके अलावा जो मॉरिशस, मेडागास्कर, सेशल्स, आप देखिए सेशल्स, मेडागास्कर, मॉरिशस, इन क्षेत्रों में भी भारत लगातार अपना जो प्रभाव है वो लगातार बढ़ा रहा है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं चीन को क्या करना है, काउंटर करना है। तो हमारी जो हमने अभी आपको बताया कि इधर हमारा जो पूरा का पूरा ये नेवल बेस है अंडमान निकोबार का, ये मलक्का जल संधि के लिए बहुत ही सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और ये भारत इस स्थिति में कभी भी युद्ध की स्थिति में चीन की रसद यहां से रोक सकता है। हमारी मुख्य भूमि मैंने आपको पहले ही बताया कि वर्तमान में 11,000 किलोमीटर से अधिक तटरेखा हमारी है, यहाँ लक्षद्वीप हमारा है। तो ये हमारी तो भौगोलिक दृष्टिकोण से ये नेचुरली हमारी बहुत ही हमारा कमांड है इस पर, लेकिन चीन अलग अलग हमको कहीं न कहीं क्या करना, घेरने का प्रयास कर रहा है। और तीसरा जो हमने कहा कि अभी ये देखिए डियागो गार्सिया 1971 में आपने देखा जब पूर्वी जो पाकिस्तान जिसको बांग्लादेश के रूप में जो विभाजित हुआ, उसमें यहीं से आप देखिए भारत को डराने के लिए, जिसको आप देखिए एक डर की राजनीति होती है, गन बोट डिप्लोमेसी कहा जाता है। तो यहीं से जो नौसैनिक अड्डा था, यहीं से देखिए नौसैनिक बेड़ा अमेरिका का चला था कि भारत बांग्लादेश का साथ न दे और पीछे हट जाए। उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, आप जानते हैं। तो इसलिए जो है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, यहीं से अपना नौसैनिक बेड़ा। हालांकि उस समय रूस हमारे बचाव के लिए आया, पहले ही उसकी पनडुब्बियां पहुंच चुकी थी और अमेरिका पीछे हट गया। और आप जानते हैं कि भारत के सामने उस समय पूरे पाकिस्तान को बहुत शर्मसार होना पड़ा, हथियार डाले उसके बड़े सैनिकों ने और फिर विभाजन हुआ था उस समय। लेकिन वर्तमान की स्थिति देखिए कि पूरी तरह से फिर पाकिस्तान की तरफ झुकाव बांग्लादेश का बढ़ रहा है। इस समय पूरी तरह से वहाँ कट्टरपंथी हावी हैं, तो भारत को कहीं न कहीं सतर्क रहना पड़ेगा। यानी जितने भी द्वीपीय देश हैं इनकी भी भूमिका इस समय लगातार यहाँ बढ़ रही है, क्योंकि संसाधनों के दोहन के साथ साथ, जैसे मैंने बताया, संसाधनों के दोहन के साथ साथ जो व्यापारिक मार्ग है उसके संदर्भ में और शक्तियों के संतुलन के दृष्टिकोण से यहाँ कभी भी अमेरिका अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने देगा। और भारत की भौगोलिक स्थिति को काउंटर करने के लिए चीन लगातार देशों से पैसा के दे देकर अपना लगातार विकास कर रहा है और वो अपना मार्ग भी व्यापारिक सुरक्षित रखना चाहता है। लेकिन भारत भी लगातार चीन को काउंटर करने के लिए, उसकी पॉलिसी को काउंटर करने के लिए लगातार देशों से अपना संपर्क बनाए हुए है। तो ये एक प्रकार से कह लीजिए कि एक नया, जैसे मैंने कहा कि एक उबाल की स्थिति है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियों का जमावड़ाव हो रहा है। चीन और भारत तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो ये हिस्सा यहीं से होते हुए देखिए इधर आगे की तरफ आप जाइए, साउथ चाइना सी में एक अलग विवाद की स्थिति है। तो मार्ग तो यही है, इसलिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण एक क्षेत्र है। यानी पूरा का पूरा इस क्षेत्र के साथ साथ इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसके लिए भी इस एरिया का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। तो कुल मिलाकर ये जो हिंद महासागर क्षेत्र है, इसमें एक तो ट्रायंगल शक्तियों का भारत, चीन और जो यूएसए है उसके संदर्भ में, और छोटे छोटे द्वीपों की भी लगातार बढ़ती जो भूमिका है उसके संदर्भ में लगातार आप ये देखिए नौसैनिक बेड़ा भी बना रहा है, अपना लगातार बढ़ा रहा है चीन। तो भारत उसको संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए पूरा क्षेत्र कह लीजिए एक प्रकार से फिर से नया उबाल है या उबल रहा है कह लीजिए भू राजनीति के संदर्भ में। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। और बाकी और भी जो एस्पेक्ट हैं उस पर हम लोग फिर से कभी चर्चा करेंगे। इतनी महत्वपूर्ण बात आगे आइए, चलिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उत्कर्ष के साथ जुड़ना चाहते हैं, और बहुत सारे जो चीज़ें हैं जो इस पर आप, जैसे अभी हमने चर्चा की, चाहे पुराने संदर्भ में, बहुत सारे ऐतिहासिक संदर्भ में, नवीनतम संदर्भ में, भूगोल, इतिहास, पॉलिटी, राजव्यवस्था या जो भी सब विषय हैं उसमें आप जो स्टैटिक पार्ट है, डायनेमिक पार्ट है, उन सब से जुड़कर और सिविल सेवाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हमारी पूरी टीम के साथ जुड़ें, आपका निश्चित तौर पर लाभ होगा। और आप सभी को पहले से ही अग्रिम कह लीजिए कि ढेर सारी बधाई। 26 जनवरी आप जानते हैं कि हमारे लिए हमारा अपना कानून, अपना नियम, अपना संविधान लागू हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसके उपलक्ष्य में यानी हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं या गौरवशाली, ये जो हमारा पूरी हमारी परंपरा विरासत है उसको मना रहे हैं। 26 जनवरी हम लोग मना रहे हैं। तो 23 से 28 जनवरी तक ये आप देखिए उत्कर्ष आपके लिए तोहफा लेकर आया है। इसमें अप टू 90% तक डिस्काउंट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी होगा कोर्स की वैधता बढ़ाने पर। तो आप अभी एनरोल करिए। यूपीपीसीएस के आप देख सकते हैं सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर यह सुविधा
आपके लिए उपलब्ध रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर आगे बात करें तो आप देखिए आंसर राइटिंग बैच हमारा ऑलरेडी चल रहा है, आंसर राइटिंग बैच, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना उत्तर लेखन की कला, बिना उसको सीखे समझे आप मुख्य परीक्षा में बेहतर नहीं कर सकते। जो बच्चे ऑलरेडी क्लास से जुड़े हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि उत्तर लेखन का जो हमारा कार्यक्रम है वो बहुत ही उम्दा कार्यक्रम है और बहुत ज़्यादा उनको गुणात्मक रूप से उनका विकास हो रहा है। तो आप यूपीपीसीएस मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम में भी हिस्सा ले सकते हैं। ओरिजिनल प्राइस जिसकी 20,000, इसको ऑफर प्राइस आप देखिए तो 5500 में आपको ये मिल रहा है। 23 से 28 तक ही हमारे जो ये ऑफर हैं रहेंगे, तो आप इसका ज़रूर लाभ उठाएं। आगे भी बढ़ते हैं, जैसे और भी सारी चीज़ें, ये तमाम सुविधाएं हैं, विशेषताएं हैं हमारी जो आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ साथ आप देखिए मेंस जो बैच है यूपीपीसीएस का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच, ये भी आपको मात्र 3200 रुपये में प्राप्त हो रहा है। ये भी ध्यान दे सकते हैं आप। तो इसमें भी बैच की जो हमारी विशेषताएं हैं वो ये विशेषताएं आप देख सकते हैं। और इसके साथ फाउंडेशन जो बैच है अर्जुन 4.0 ये चलाया जा रहा है, जो कि मात्र आपको 9,500 रुपये में प्राइम फी में आपको ये उपलब्ध है। तो आप इनरोल कर सकते हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूपीपीसीएस मेंस 2024 टेस्ट सीरीज, ये टोटल 16 टेस्ट होंगे टोटल, और इसमें ऑफर प्राइस मात्र 2,000 में आपको ये उपलब्ध होगा। इसको भी आप ध्यान दे सकते हैं। यूपीपीसीएस आरओ का फाउंडेशन बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है, मात्र 3,000 रुपये में आप इसको भी ध्यान दे सकते हैं, देख सकते हैं। विशेषताएं काफ़ी कुछ हैं। एमसीक्यू 3.0 बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो, ऑफर प्राइस मात्र 1,000, और ये आप देखिए कुछ नहीं है आपकी, बहुत सारे आप जब इससे क्वेश्चन के माध्यम से आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को आप, है ना, एक होता है कैसे पहले पढ़कर फिर कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन में जाना, एक होता है क्वेश्चन के माध्यम से फिर जो है सिलेबस में जाना, वो काफ़ी कुछ यूज़फुल रहता है आपके लिए। तो इसको देख सकते हैं। तो ये सारी विशेषताएं आपके लिए हैं। टेस्ट सीरीज में प्रीलिम्स 2025 यूपीपीसीएस आरओ टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम 10 टेस्ट 400 मात्र आप देख सकते हैं इसमें। और इस प्रकार से ढेर सारी और फाउंडेशन बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम इंग्लिश मीडियम बैच ये भी आप देख पा रहे हैं। इसकी भी तमाम सारी विशेषताएं हैं। मेगा बैच यूपीपीसीएस प्लस यूपीएससी दोनों, क्योंकि मूलभूत चीज़ें बहुत सारी सिमिलर भी हैं, तो मात्र 8,600 रुपये में आप देख सकते हैं। इसकी अलग अलग विशेषताएं हैं। यूपीपीसीएस प्लस यूपीएससी प्रीलिम्स मेगा बैच ये आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड मात्र 5,000 में। इसके भी बहुत सारे आपके प्रोग्राम हैं। तो इस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़ें और जुड़कर लाभान्वित हो हमारे कार्यक्रमों से। ढेर सारी शुभकामनाएं फिर से आपको 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की। बहुत बहुत धन्यवाद।